नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 11th क्लास के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। चूँकि आप 10th पास करके आए हो तो 11th में हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हम राजनीति विज्ञान का चयन कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान का चयन क्यों कर रहे हैं? तो राजनीति विज्ञान विभिन्न दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, चूँकि जितनी भी कंपटीशन क्लासेज है उसमें राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। छोटी एग्ज़ाम से लेकर के बड़ी एग्ज़ाम तक राजनीति विज्ञान के विभिन्न बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन के लिए कला वर्ग के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय राजनीति विज्ञान। उसके अलावा एक सचेत नागरिक, एक श्रेष्ठ नागरिक, एक सभ्य नागरिक होने के लिए हमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन की भी आवश्यकता होती है, जो हमें शासन, प्रशासन, चुनाव, लोकतांत्रिक पद्धति आदि का ज्ञान कराते हुए हमारे मस्तिष्क को लोकतांत्रिक बनाता है। शासन के प्रति हमें एक जागरूक नागरिक बनाता है, हमें एक सचेत नागरिक बनाता है। और सचेत नागरिक जो होता है एक अच्छी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से हम जो है राजनीति विज्ञान की भूमिकाओं को देखते हैं। बहुत अच्छा विषय है, इंटरेस्टेड विषय है और ठीक से याद भी होगा। इसलिए आप राजनीति विज्ञान ले बड़े प्रेम से और बड़े ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। अब चूँकि 11th में हम राजनीति विज्ञान ले रहे हैं तो राजनीति विज्ञान का कुछ बिंदु हमने 10th में भी पढ़ा है, जो कि 5वें, 6वें, 7वें लेसन में था। कुछ उनकी भी हल्की सी चर्चा तो आगे बढ़ाते हुए इसमें करेंगे। इसके अलावा चूँकि हमारी जो पुस्तकें हैं, जो गत वर्ष की जो पॉलिटिकल साइंस की थी वो अब नहीं चलेंगी। सिलेबस 11th क्लास का चेंज हो गया है, इसलिए पॉलिटिकल की जो नई पुस्तक है वो NCERT के द्वारा लागू पुस्तक है। तो ऐसी स्थिति में आप सब नई पुस्तक लेंगे और पुस्तक के साथ साथ आपको कॉपी भी लेनी है। जो कुछ आपको ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाया जाएगा वो है आप घर पे बैठ के उस टॉपिक को घर पे अध्ययन करेंगे, साथ में उसको होमवर्क करेंगे। अब 11th क्लास में हम राजनीति विज्ञान के अंदर क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसके 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं, एक सिद्धांत और एक व्यवहार पक्ष। 2 भाग है इसके। तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों में 10-10 अध्याय है। 10-10 अध्याय, टोटल 20 अध्याय हो गए अपने। सिद्धांत के जो 10 अध्याय है उसमें जैसे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांतों का परिचय, उसके बाद में जैसे स्वतंत्रता, समानता, मताधिकार, निर्वाचन, विकास, प्रतिनिधित्व, चुनाव, ये सब सिद्धांत के विषय हैं। इसके बाद में जो व्यवहार पक्ष है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं, यानी संविधान का अध्ययन करते हैं। संविधान वाले में भी वही 10 अध्याय है, जिसमें सबसे पहले लेंगे संविधान क्यों और कैसे, ये हमारा पहला अध्याय है। इसके बाद में संविधान के जो विभिन्न विषय है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संघवाद, लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन और संविधान की अन्य भूमिकाएं, ये सब हम कुल मिलाकर के 10 अध्याय हमारे इस भाग में है। तो इस प्रकार से ये हमारा सिलेबस हुआ। अब हम राजनीति विज्ञान के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे, यानी कॉपी साथ में रखें, बुक रखें। जिनके पास नहीं है कृपया ले ले। अब नोट करिए, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। इसी पर हम बनाते हैं, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। नोट करो, इस टॉपिक को लेंगे आज हम शुरुआत में। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। क्योंकि पहला पार्ट हमारा संविधान से रिलेटेड है, तो संविधान हम बनाएंगे, संविधान हमें चाहिए, संविधान का अध्ययन करेंगे। तो पहला तो विषय ये है कि संविधान की आवश्यकता क्या है, क्यों चाहिए संविधान, क्या करता है संविधान। तो इस आवश्यकता को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं संविधान की परिभाषा दे देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि संविधान कहते किसे है, ये भी नोट कर लो। सबसे पहले संविधान
किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं। यानी संविधान की हम यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन दे लेते हैं, दोनों में कोई सा पॉइंट पहले उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम डेफिनेशन ले रहे हैं, संविधान किसे कहते हैं। देखिए, संविधान की परिभाषा देने के लिए हम इसके शब्द से परिभाषा देंगे तो इसमें दो शब्दों का योग है, सम धन विधान। सम दैट इज द इक्वल, समान, और विधान यानी विधि, लॉ। तो जो विधियों का, समान विधियों का, यानी वो विधियाँ जो सब पे समान रूप से लागू होती है, उन विधियों का जो योग है या जो समुच्चय है, या उन विधियों से का जो एक लिखित दस्तावेज है, प्रलेख है, तो यानी उन विधियों का जो योग है या समुच्चय है या उसका लिखित अलिखित दस्तावेज है, वह संविधान कहलाता है, ठीक है। ये हमारी संविधान की परिभाषा होगी। दूसरी तरीके से हम ले सकते हैं, यानी नियम या कानूनों का ऐसा जो कि लिखित या अलिखित हो, वह दस्तावेज या प्रलेख या पुंज संविधान कहलाता है। इस प्रकार से विभिन्न रूपों में हम संविधान की परिभाषा दे सकते हैं, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान नियमों का समुच्चय हो गया, लेख प्रलेख हो गया। अब इसके बाद में एक बार इसकी परिभाषा लिख लेते। संविधान उन लिखित एवं अलिखित नियमों या कह लीजिए विधियों का समुच्चय 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 का योग शब्द लिख लो तो डिस्टर्ब रहेगा। विधियों का पुंज या दस्तावेज संविधान कहलाता है। जो शासन प्रशासन एवं प्रजा के मध्य समन्वय स्थापित करता है। ये अपनी डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन को उतार लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उतार लिया। अब इसके बाद में अगला टॉपिक लेते, अगला बिंदु लेते हैं, संविधान की आवश्यकता क्या है। संविधान तालमेल बैठाता है। संविधान तालमेल बैठाता है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, ये अपना टॉपिक रहेगा। तो इसका हम संविधान तालमेल बैठाता है, पहला बिंदु। दूसरा है निर्णय निर्माण निर्णय निर्माण शक्ति की
विशिष्टताएं। तीसरा है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। चौथा है समाज की आकांक्षाएं एवं लक्ष्य। पांचवा है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक हुआ संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। संविधान की आवश्यकता के कारण क्या है, तो निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषता है। यानी संविधान जो है सबसे पहला काम करता है, संविधान तालमेल बैठाता है। यानी शासन के जो विभिन्न अंग है, यदि संविधान नहीं होगा तो वह कैसे काम करेंगे, क्या वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये सब संभावनाएं बनी रहती है। तो शासन का प्रत्येक अंग, प्रत्येक संस्थाएं अपने ही दायरे में रह के काम करें, एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप न करें, उनकी क्या भूमिकाएं हों और कैसे जो बातें एक दूसरे से मेल करती है उनमें कैसे तालमेल बैठा करके आगे बढ़ा जाए, कौन कौन से विषय रहेंगे, इन सब का निर्धारण करने का काम, उन अंगों में तालमेल बैठाने का जो काम है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। जिसमें जैसे शासन के 3 अंग है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो उन तीनों अंगों के अंतर्गत जो तालमेल बैठाने का काम है वह किसके द्वारा किया जाता है, संविधान के द्वारा किया जाता है। पहला काम संविधान का ये हो गया कि वो तालमेल बैठाने का काम करता है, तो ताकि शासन के जो अंग है वो अपनी सीमाओं से बाहर न जाएं, अतिक्रमण न करें और संघर्ष की स्थिति न आने पाए। इस चीज़ को सुनिश्चित करना, अर्थात सुनिश्चित करने के लिए उनमें तालमेल बैठाना, ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, संविधान के द्वारा किया जाएगा। दूसरा जो काम है संविधान का, तो पहला काम तो हो गया तालमेल बैठाना, ठीक है ना। अब दूसरा काम हो गया निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं सुनिश्चित करना, ठीक है ना। यानी निर्णय निर्माण शक्ति, किसके पास अपने विभाग, अपने विषय से संबंधित नीति बनाने की, उन विधियों को लागू करने की, उस पर डिसीजन मेकिंग पावर तय करने की, यानी निर्णय करने की अधिकारिता किस संस्था के पास होंगी और उसकी किस रूप में उनका निर्णय किया जाएगा, उनको लागू किया जाएगा, उन पर निर्णय लिया जाएगा, सहमति व्यक्त की जाएगी, ठीक है ना। इन सब का काम भी संविधान के द्वारा किया जाता है। जैसे विधायिका है अपने, तो विधायिका कानून बनाएगी, वो तय करेगी कि कानून किन विषयों पे बनाना है, कैसे बनाना है, ये सुनिश्चित करना, इस पे अपनी जो भी निर्णय शक्ति है उसको तय करना वो विधायिका का काम है। अब उनको कैसे लागू करना है, उन विधियों के आधार पे कौन कौन से नियम तय किए जा सकते हैं, लागू करने की पद्धति क्या हो सकती है, उसके परिणाम को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इन सब की जो डिसीजन मेकिंग है वह सब कार्यपालिका करेंगी। न्यायपालिका को क्या देखरेख करना है, कैसे देखरेख करना है, संविधान को कैसे सुनिश्चित करना है, उसकी जो शक्ति है वो न्यायपालिका तय करेगी। तो इस प्रकार से ये संविधान की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। फिर संविधान की तीसरी आवश्यकता है कि संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लागू करता है। अर्थात कोई भी शासन का कोई भी अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे,
अपने दायरे से बाहर निकल कर के दूसरे के कामों को करने का प्रयास न करें। इसलिए शासन के जो अंग है उनको अपने ही दायरे में रह के काम करना होगा। इस बात का निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम यह शासन के तीनों अंग जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनकी सीमाएं तय कर दी जाती है संविधान के द्वारा। भाई विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करेगी, न्यायपालिका संविधान का संरक्षण करेगी, साथ में ये देखेगी कि जो कानून जो लागू किए जा रहे हैं कार्यपालिका द्वारा अथवा जो बनाए जा रहे हैं विधायिका द्वारा, कि वह संविधान की मूल भावना के तो विपरीत नहीं है, कहीं संविधान के वो मूल ढांचे का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को सुनिश्चित करना किसका काम है? संविधान का काम है। इस प्रकार से संविधान जो है वो सरकार की सीमाओं को निर्धारित करता है। इसके अलावा चूँकि संविधान किसके लिए होता है? संविधान जनता के लिए होता है। तो जनता के लिए संविधान होता है, इसका मतलब है जनता की जो आवश्यकता है, जो उनकी आकांक्षा है, जनता के जो लक्ष्य है, उसको सुनिश्चित करने का काम भी संविधान के द्वारा किया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो लक्ष्य क्या है, समाज के लिए लक्ष्य है एक जन कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। शासन जो है जनता के और उन्मुख हो, जनोन्मुखी हो, जनता की जो आकांक्षा है, विकास के जो मापदंड है उनको पूरा करे, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। ठीक है, इन सब के लिए संविधान में जैसे नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की जाती है। ठीक है, अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाती है, जो समाज की अपेक्षा, आकांक्षाओं, उनके विकास आदि को सुनिश्चित करता है। तो संविधान ये निर्धारित करता है कि शासन कल्याणकारी होगा, जनता की आवश्यकता, आकांक्षाओं को पूरा करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य होगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को सुनिश्चित करने का, लोक कल्याणकारी राज्य का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सुनिश्चित करने का, जनता की जो आकांक्षाएं है, विकास के जो मापदंड है, उनको, उनके अधिकार, उनके विकास के मूल तत्व, मौलिक अधिकार, कुछ आकांक्षाएं जो नीति निर्देशक तत्वों में भी दी गई है, उनके माध्यम से उनको सुनिश्चित करना संविधान का काम है। इसके बाद में राष्ट्र की जो बुनियादी पहचान है, एक राष्ट्र अपना क्या इतिहास लेके बैठा हुआ है, उसका विकास किन मापदंडों पे हुआ है, उसका इतिहास क्या है, उसकी परंपराएं क्या है, उसका सामाजिक ताना बाना ढांचा क्या है, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति क्या है, और उनमें कैसे समन्वय हो और उनको कैसे अग्रसर किया जाए, उन विविधताओं में एकता कैसे सुनिश्चित की जाए, और उन विविधताओं को बनाए रखते हुए, विविधताओं को बनाए रखना है, उनकी एकता को सुनिश्चित करना, उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता को स्थायित्व प्रदान करना, उसको आगे बढ़ाना, ये संविधान का काम होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान क्यों चाहिए, संविधान की आवश्यकता क्या है। ये हमारा जो प्रश्न था, ये बड़ा क्वेश्चन है। इस पर हमें 5 बिंदु हमें याद करने हैं, इनका डिटेल वर्णन करना है। ये अपना कुछ क्वेश्चन आज के हुए, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और अपन लेते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन और। हाँ, तो कुछ है क्वेश्चन का एक, जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, संविधान की आवश्यकता के कारणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ये क्वेश्चन कर लेना। संविधान कहाँ पाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा, ये छोटा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चनों को करें। बाकी जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए वो पे आप होमवर्क में करें। शेष इसके अलावा जो अब अपना ये टॉपिक तो पूरा हो गया, इसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे संविधान क्या है।
ठीक है, आवश्यकता पूरी हो गई। अब संविधान क्या है, ये नया टॉपिक होगा। ये नया टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं संविधान क्या है। तो संविधान जो है वो देश के शासन का संचालन करने वाला एक लिखित दस्तावेज है। अब ये संविधान कैसे बनता है, इस संविधान के गठन निर्माण की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो अपना प्रारंभ होगा। संविधान कैसे बना, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है ना। तो इसको हम भारत के प्राचीन इतिहास से उठाएंगे, क्योंकि भारत में, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को। आज की क्लास पूर्ण होती है। होमवर्क करना है, याद करना है।